संबोधन में ट्रंप ने पेश किया 40 दिनों के कामकाज का हिसाब। कहा, चुनाव से अब तक अमेरिकी शेयर बाजार की वैल्यू 3 लाख करोड़ डॉलर बढ़ी। नागरिकों को रोजगार देने का एक बार फिर से जताया भरोसा। ट्रंप के भाषण पर टिकी है एशियाई और घरेलू बाजार की नजर। एशियाई बाजार बढ़त की ओर कर रहे हैं कारोबार। रखिए नजर डाउ फ्यूचर्स पर, 51 पॉइंट ऊपर है इस समय। तरक्की की रफ्तार पर नोटबंदी का असर नहीं। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7% रही। मौजूदा कारोबारी साल में 7.1% ग्रोथ रहने की उम्मीद। और आज आएंगे फरवरी के ऑटो बिक्री के आंकड़े। नोटबंदी के असर से कंपनियों के उभरने की उम्मीद। आवाज का अनुमान, स्टेबल रहेगी बिक्री। बोर्ड बैठक के चलते डीएलएफ आज रहेगा फोकस में। कंपनी के रेंटल कारोबार में हिस्सा बिक्री से जुड़े ऐलान होना संभव। डीमार्ट के आईपीओ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर। अगले हफ्ते खुलेगा इशू। रिटेल शेयर आज भी रहेंगे फोकस में। और आज से कैश का लेन देन होगा महंगा। तय सीमा से ज्यादा कैश निकालने पर बैंक वसूलेंगे चार्ज। दुनिया भर की नजरें टिकी है ट्रंप के स्पीच पर, जो इस वक्त कांग्रेस में चल रहा है। देखते हैं उसका क्या कुछ असर दुनिया भर के बाजारों पर, हमारे बाजारों पर पड़ता है। वो डायरेक्शन तय करेगा। लेकिन इससे पहले बड़ा सवाल है कि क्या आज फिर से 8,900 के पार निकलकर टिक पाएंगे। मजबूत शुरुआत के संकेत जरूर है। क्या हो आपकी रणनीति? नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और हमारे साथ जुड़ गए हैं powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, और साथ ही अमरीश बलिगा भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं स्टूडियो में। लेकिन निगाहें टिकी हुई हैं साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के भाषण पर। इस समय वो कांग्रेस में संबोधन कर रहे हैं। कुछ बातें उन्होंने कह दी हैं, लेकिन बाजार सुनना चाहता है कि टैक्स को लेकर वो क्या बयान देते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में लगातार उन्होंने वायदे बड़े बड़े किए हैं। और फार्मा और आईटी सेक्टर आज फिर फोकस में रहेगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो दुनिया भर के बाजारों के लिए टैक्स रिफॉर्म्स को लेकर है। और उन्होंने जिस तरह से अच्छी खासी टैक्स कटौती के संकेत दिए, जिसके चलते लगातार 12 दिनों से अमेरिकी बाजार रिकॉर्ड बना रहे हैं, हरे निशान के साथ बंद हो रहे हैं। तो अगर आज वो कुछ ऐसा टैक्स कट करने का प्लान रखते हैं अमेरिकी कंपनियों के लिए, जो कि बाजार को और अमेरिका की कंपनियों को पसंद आए, तो फिर दुनिया भर के बाजारों के लिए मुश्किल होगी। मुश्किल इसलिए होगी कि अमेरिकी बाजार फिर उन्हें और ज्यादा आकर्षक लगेंगे और वहां पर पैसा जाता हुआ नजर आएगा। और वहां पैसा जाने का मतलब यह है कि डॉलर इंडेक्स और मजबूत होगा, डॉलर और मजबूत होगा। और डॉलर का मजबूत होना हमारे बाजारों के लिए नेगेटिव होगा। तो अमेरिकी टैक्स कट्स ये सबसे ज्यादा अहम होंगे हमारे बाजार के लिए आज की उनकी स्पीच में। उसके अलावा डेफिनेटली फार्मा और आईटी का, जैसा आपने कहा, वो मुद्दे तो हैं ही। लेकिन आइए सुन लेते हैं ट्रंप साहब इस वक्त क्या बात कर रहे हैं। Companies to do business in the United States and much harder for companies to leave our country. Right now, American companies are taxed at one of the highest rates anywhere in the world. My economic team is developing historic tax reform that will reduce the tax rate on our companies so they can compete and thrive anywhere and with anyone. It will be a big cut. At the same time, we will provide massive tax relief for the middle class. We must create a level playing field for American companies, and our workers have to do it. Currently, when we ship products out of America, many other countries make us pay very high tariffs and taxes. But when foreign companies ship their products into America, we charge them nothing or almost nothing. I just met with officials and workers from a great American company, Harley-Davidson. In fact, they proudly displayed 5 of their magnificent motorcycles made in the USA on the front lawn of the White House.
and they wanted me to ride one, and I said, no, thank you. At our meeting, I asked them, how are you doing? How is business? They said that it's good. I asked them further, how are you doing with other countries, mainly international sales? They told me without even complaining, because they have been so mistreated for so long that they've become used to it, that it's very hard to do business with other countries because they tax our goods at such a high rate. They said that in the case of another country, they tax their motorcycles at 100%. They weren't even asking for a change, but I am. I believe. I believe strongly in free trade, but it also has to be fair trade. It's been a long time since we had fair trade. The first Republican president, Abraham Lincoln, warned that the abandonment of the protective policy by the American government will produce want and ruin among our people. Lincoln was right, and it's time we heeded his advice and his words. I am not going to let America and its great companies and workers be taken advantage of us any longer. They have taken advantage of our country no longer. I'm going to bring back millions of jobs. Protecting our workers also means reforming our system of legal immigration. The current outdated system depresses wages for our poorest workers and puts great pressure on taxpayers. Nations around the world, like Canada, Australia, and many others, have a merit-based immigration system. It's a basic principle that those seeking to enter a country ought to be able to support themselves financially. Yet in America, we do not enforce this rule, straining the very public resources that our poorest citizens rely upon. According to the National Academy of Sciences, our current immigration system costs American taxpayers many billions of dollars a year. Switching away from this current system of lower-skilled immigration and instead adopting a merit-based... चलिए तो ये भाषण जारी रहेगा और समय समय पर हम आपको वहां पर ले जाते रहेंगे। एक बात उन्होंने महत्वपूर्ण कही कि वो मैसिव टैक्स रिलीफ देने वाले हैं वहां की कंपनियों को भी और वहां के मिडिल क्लास के लोगों को भी, लेकिन कितना देंगे ये बाजार सुनना चाहता है। 50-55 अंक ऊपर था, डाउ फ्यूचर्स अब 44 अंक ऊपर है। थोड़ा विस्तार से अगर बताएंगे तो शायद वहां के मार्केट्स को ज्यादा पसंद आए। बिल्कुल, तो अभी एक्चुअली यही चाहिए कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है, क्योंकि उन्होंने दो बात कही, एक तो अमेरिकी कंपनियों के लिए और दूसरा अमेरिकी मिडिल क्लास लोगों के लिए, वर्कफोर्स के लिए कि टैक्स में कटौती होगी, बड़ी होगी। अब वैसे तो अब तक तो यही रिकॉर्ड है ट्रम्प साहब का कि जो कहते हैं वो करते हैं, तो उस हिसाब से मानकर चलें कि बड़ा कट आने की तैयारी है। और वो जो दीवार बनाने की बात उन्होंने कही है, देखिए उस बात को फिर से वो कह रहे हैं, इसका मतलब बॉर्डर के ऊपर कुछ टैक्स आने वाला है और बॉर्डर को और अपना पुख्ता बनाएंगे। इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर भी वो बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और डिटेलिंग चाहिए मार्केट को। चलिए हम उसके ऊपर वापस लौटेंगे, लेकिन ये बताइए फिर स्पीच तो अभी चल रही है और बाजार, भारतीय बाजार खुलने तक ये खत्म हो जाएगी। कौन सी दो चीजें हैं जिस पर सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए आज के मार्केट्स के लिए और कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से देखिए सेकंड हाफ में बाजार फिसल जाते हैं। बिल्कुल, थोड़ी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ये बात सही है, और थोड़ा सा टिकने में बाजार को मुश्किल होती हुई दिख रही है। वैसे तो आज की शुरुआत काफी कुछ इस बात पर ही डिपेंड करेगी कि जब ट्रम्प साहब स्पीच खत्म करते हैं तब किस तरह का रुझान डॉलर इंडेक्स का और एशियाई बाजारों का रहता है। तो ओपनिंग वहां से ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे किस तरह से बाजार चल सकता है। देखिए 8,900 आज भी निर्णायक लेवल रहेगा, जो वायदा कारोबार के आंकड़ों के मुताबिक है।
850 8,950 की निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज में अभी भी बदलाव नहीं हुआ है, जो हम कल बात कर रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि धीमे धीमे ट्रेडिंग रेंज के हम नीचे की तरफ सरक रहे हैं, लेकिन बदलाव अभी भी नहीं हुआ। और एक बात में और बदलाव नहीं हुआ, वो ये है कि जो पोजिशनल ट्रेडर्स है उनके लिए अब भी 8,800 स्टॉप लॉस का लेवल माना जाए, क्योंकि जब तक आप 8,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं तब तक आप तेजी में रहें पोजिशनल ट्रेडर्स के बेसिस पर और अपनी तेजी की पोजीशन को न छोड़ें। ये संकेत साफ तौर पर आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 8,800 से लेकर 8,850 ये बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। तो अनलेस कि आज कोई ट्रम्प साहब बड़ी ऐसी बात कह दे जो कि बाजार को नापसंद आ जाए, डॉलर इंडेक्स 103 के आसपास पहुंच जाए, तब तो अलग बात है। अदरवाइज 8,800 का लेवल टूटेगा, इसकी संभावना कम है। तो एक तो ओपनिंग ट्रेड अभी की सिचुएशन के हिसाब से ये लिया जा सकता है 8,825 का स्टॉप लॉस, 8,925 8,950 का टारगेट निफ्टी पर। दूसरा तरीका है कि जो मजबूत शुरुआत के संकेत है और मजबूत हो जाए तो ऊपरी स्तर पर बिकवाली करें 8,950 की, जितना नजदीक बेचेंगे उतना बेहतर होगा। 9,000 का स्टॉप लॉस और फिर से 8,900 का आपके लिए यहां पर टारगेट होगा। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 20,400 से लेकर 20,800 के बीच में नजर आ रही है और ऐसे में बैंक निफ्टी में 20,400 का स्टॉप लॉस लगाकर एक बार ये आप खरीदारी कर सकते हैं और ऊपर की तरफ 20,800 का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और दूसरा तरीका ये कि बैंक निफ्टी अगर मजबूत हो जाए, जिसकी संभावना दिख भी रही है, अगर बाजार मजबूत हो तो बैंक निफ्टी पहले भागेगा और 20,800 के आसपास शॉर्ट करें, 20,900 का स्टॉप लॉस और 20,600 के टारगेट के लिए। सेक्टर्स जो अगर बाजार मजबूत रहता है तो जो मैंने पॉजिटिव साइड पर चुने उनमें एक तो ऑयल एंड गैस है, दूसरा मिड कैप प्राइवेट बैंक्स में अच्छा एक्शन दिख रहा है, तीसरा रियल एस्टेट जिसे हमने कल भी पसंद किया था और कल सेकंड हाफ में कमजोर बाजार में भी ये शेयर काफी तेजी से चला और आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि अगर बाजार का मूड थोड़ा भी ठीक रहा तो ये सेक्टर अच्छा तेजी दिखा सकता है। ओके, चलिए अब पूछते हैं बागले साहब से कि वो निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे। मॉर्निंग सर, बताइए व्यू क्या है, ध्यान क्या है, तेजी का मंदी का? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। ना तेजी का ना मंदी का, लेकिन नीचे में सपोर्ट आ रहा है तो उस लिहाज से मैं कहूंगा कि मैं बायस पॉजिटिव ही रखूंगा। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ कंसोलिडेशन ज्यादा है तो कुछ मतलब नहीं बनता है। स्टॉक स्पेसिफिक जो पैटर्न्स बन रहे हैं वहां पर मुझे काफी मतलब अच्छे पैटर्न्स मिल रहे हैं, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक जाना प्रेफर करूंगा और निफ्टी यही 50-70 पॉइंट के रेंज में घूमते रहेगा। बात सही है, घट भी नहीं रहा है और बढ़ भी नहीं रहा है, तो समय बिता रहा है। तो कहते हैं ना, अब टाइम वाइज करेक्शन हम देख रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बताइए FIIs के डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं? डेटा मजबूत है हेमंत, और कल 1146 करोड़ की खरीदारी हुई, भले ही थोड़ा सा उसमें MSCI की रीबैलेंसिंग का हाथ है, लेकिन पैसा तो आता हुआ दिखा है। और साथ ही घरेलू फंड्स की भी खरीदारी के आंकड़े हैं, 250 करोड़ से ज्यादा की उन्होंने कैश मार्केट में खरीदारी की है। एक और अच्छा आंकड़ा है कि कैश मार्केट के साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स में भी FIs की तरफ से 200 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी के आंकड़े हैं। और जैसा कि आप जनरली सीरीज की शुरुआत में देखते हैं, ऑप्शंस में खरीदारी होती है हेजिंग करने के लिहाज से, तो वो जरूर FIs ने लगभग 1283 करोड़ के किए हैं। तो डेटा के लिहाज से अभी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है और ये डेटा बाजार को न तो ट्रेडिंग रेंज के ऊपर की तरफ निकालेंगे और न ही नीचे की तरफ धकेलेंगे, तो न्यूट्रल से मामूली पॉजिटिव साइड पर डेटा कहे जा सकते हैं। और FNO में भी मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत वाली बात अभी तक है नहीं, और वो इसलिए नहीं कि देखिए 8,900 अभी भी रस्साकशी वाला लेवल है, और इसीलिए अगर आज जैसे SGX निफ्टी मजबूत दिख रहा है, 20 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, 15 पॉइंट, तो ऐसा नहीं कि 15-20 पॉइंट ऊपर खुल जाए तो हम बहुत तेजी में। देखिए 8,900 ये निर्णायक लेवल है, 8,900 पर टिकना आपके लिए जरूरी है। तो 8,900 के ऊपर रहेंगे तो मनोवैज्ञानिक तौर पर तेजी करने वालों को एडवांटेज है और 8,900 के नीचे मंदी करने वालों को एडवांटेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाजार कोई बहुत बड़ा मुंह देने की तैयारी में। वायदा कारोबार के डेटा भी साफ बता रहे हैं कि 8,800 का लेवल तोड़ेगा नहीं। पुट में वहां पर 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 9,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, कॉल्स में है 41 लाख शेयरों का, तो वो बड़ा एक बैरियर है और ये जरूर होगा 8,950-9,000 की रेंज में आते ही प्रॉफिट बुकिंग आपको आएगी। तो ट्रम्प साहब की स्पीच के वक्त अगर हम 8,950 के आसपास होते या 8,825 के आसपास होते तो ज्यादा संभावना बनती थी कि इस रेंज के बाहर निकल जाते किसी एक तरफ, लेकिन ऐसा लग रहा है इस स्पीच के बाद भी रेंज से बाहर निकलने की संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है। तो देखते हैं स्पीच किस तरह से होती है। बाकी आपको ओवरऑल इस रेंज पर नजर रखनी है और जैसे स्पीच खत्म हो ये देख लें कि डॉलर इंडेक्स और एशियाई बाजार किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, डाउ फ्यूचर्स किस तरह का रिएक्शन दे रहे हैं, और उसके बाद एक कॉल लिया जाए। बिल्कुल, चलिए
एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे वागले साहब के आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। अमरीश बलिगा जी भी अब हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं, माइकअप होकर तैयार हो गए हैं। उनसे भी जानेंगे कि आज उनका ध्यान कैसा है बाजार पर और उनके टॉप आइडियाज कौन से निकल कर आ रहे हैं। ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। 5 में से 2 एक्सपर्ट्स निफ्टी पर बुलिश है और 3 एक्सपर्ट्स की राय मंदी की तरफ। 8,825 से 8,850 ये रेंज है 25 पॉइंट की, जो निफ्टी पर सपोर्ट का काम करेगी, और 8,925 से 8,950 ऊपरी स्तरों के लेवल, ये राय निकल कर आ रही है हमारी पांचों एक्सपर्ट्स की निफ्टी पर। ऑलराइट, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में, सुर्खियों में। आइए देखते हैं 5 का पंच। प्रिज्म सीमेंट, इनके लिए एक बड़ी खबर। इन्होंने कोल इंडिया के साथ 18,300 टन की कोल की सप्लाई का एक करार किया है, बोली जीती है। अगले 5 सालों तक प्रिज्म सीमेंट को ये कोयला कोल इंडिया से मिलता रहेगा। और रखिएगा नजर डी मार्ट पर भी। देखिए, आज इसका आईपीओ के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है दोपहर में, और आपने कल भी देखा रिटेल शेयरों में क्या दमदार तेजी देखने को मिल रही थी। तो आज भी नजर रहेगी फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर एंटरप्राइजेस पर, वी मार्ट पर। ट्रेंड जैसे स्टॉक्स आज भी फोकस में रहने वाले हैं। अगले हफ्ते ये इशू खुलने वाला है। सूर्य रोशनी ने हिंदूपुर में अपने नए प्लांट में आज से कामकाज की शुरुआत की है। और एमटेक ऑटो मेटलिस फोर्जिंग पर भी नजर रखिए। ईजीएम है 25 मार्च को एमटेक ऑटो की, और प्रमोटर्स को शेयर जारी किए जाएंगे 50 रुपए के भाव पर। मेटलिस फोर्जिंग की ईजीएम भी बुलाई गई है 23 मार्च को। यहां पर 100 रुपए प्रति शेयर पर प्रमोटर्स पैसा डालेंगे, क्योंकि वारंट्स उनको जारी किए जाएंगे। तो ये 2 स्टॉक्स जो पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी दिखा रहे थे, अब इस एक्शन के चलते आज देखना होगा किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, इन दोनों ही दिग्गज सरकारी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर, और वो ये कि असम और गुजरात सरकार के साथ जो इनकी रॉयल्टी को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था, सरकार ने इनकी रॉयल्टी माफ कर दी। लगभग 20,000 करोड़ रुपए, 22,000 करोड़ रुपए चुकाने थे इन दोनों कंपनियों को मिलकर, इन दोनों सरकारों पर। और सरकार का यह कहना है, केंद्र सरकार का, कि ये लायबिलिटी वो वहन करेंगे, इन कंपनियों को वहन करने की जरूरत नहीं। तो इन दोनों कंपनियों के लिए आज बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं संदीप वागले साहब, और अब कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो गए मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा जी भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। मॉर्निंग सर, आप तो वैसे तो कह ही रहे हैं काफी समय से कि प्रॉफिट बुकिंग करी है, अभी ये लेवल से ही आ गए हैं। तो एक तो बताइए कि प्रॉफिट बुकिंग किन शेयरों में की जाए, और अगर खरीदना है तो क्या खरीदना है? खरीदना तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, चलिए ठीक है। इनफैक्ट आई थिंक वन शुड रिमेन इन कैश, क्योंकि मैं ऑलरेडी करीब 35-36% कैश में आ चुका हूँ इन द लास्ट करीब 3 to 4 वीक्स। 65% आपके पास बचे हैं, हाँ, ये शेयर कब बेचेंगे? और किन शेयरों में लगे? नहीं, क्योंकि मैंने यदि मार्केट 9,200 जाता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, आई मीन दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू रियली प्रेडिक्ट, पर इन केस इट गोज टू 9,200 मे बी आई गेट इनटू अबाउट 45-50% कैश। अच्छा। और यदि मार्केट नीचे आता है, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इफ इट कम्स टू लेवल्स ऑफ अबाउट 8,400 और सो, देन आई थिंक आई विल गेट इन्वेस्टेड अप टू द लेवल ऑफ 95%, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी मार्केट्स काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। इफ यू लुक एट ट्रेलिंग पी, इट्स अबाउट 22 टाइम्स, ठीक है, फॉरवर्ड करीब 19 टाइम्स है। प्लस आई थिंक जो इलेक्शन रिजल्ट आने वाले मार्च 11 को, इट इज अनसर्टन, सो आई थिंक इट्स बेस्ट टू be a bit careful at this point in time, prudent to be a bit in cash, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्च 11 को। और यदि वो पॉजिटिव होता है तो भी मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ इट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड। लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी विल विन, सो इन केस दे एक्चुअली विन, पॉसिबली द मार्केट्स कैन गो टू 9,200-300 लेवल्स, एंड बियॉन्ड दैट इट रिक्वायर्स फंडामेंटल्स, जो फंडामेंटल्स अभी भी सपोर्ट नहीं कर रहे दीज लेवल्स। एंड आई थिंक Q4 numbers may be worse than what we have seen in Q3. और उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉनसून का जो प्रेडिक्शन है वो भी उतना कुछ खास नहीं है, ऑल्दो IMD has denied El Nino effect, पर if you look at SkyMet, the Australian Met Department, सब लोग बोल रहे हैं कि we could have El Nino effect. So I think one should be a bit careful. अच्छा खासा 15 पॉइंट ऊपर था सर जिस निफ्टी। अब आप ऐसी बातें करेंगे तो देखिए तो घबराहट हो रही है इसमें। बहरहाल बिल्कुल सही बात है, अमरीश बलिगा जी काफी दिनों से कॉशियस हैं, और आप देखिए बाजार यहाँ से बढ़ नहीं रहा है।
ध्यान रखना चाहिए आपको इस बड़े इवेंट पर? जी हाँ, यूपी के जो चुनाव का आउटकम है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन पूछते हैं फिर कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां वागले साहब बुलिश हैं। वागले साहब बताइए, आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से आज के लिए? हेमंत, मैं स्पार्क के साथ पहले तो जाना चाहूंगा। कल एक बहुत बेहतरीन पैटर्न बन चुका है, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट और एक कंसोलिडेशन से निकला है और मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में अच्छी मूव आ सकती है। ये 328 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 354। लॉन्ग टर्म भी मेरा इसमें व्यू 400-420 तक का है, मीडियम टर्म का। दूसरा होगा भेल, जो जब चलता है तो वन वे चलता है और कल वो मूव की शुरुआत हो गई है। कल एंड लास्ट 1 आवर में काफी अच्छी बाइंग हुई, मुझे लगता है आज एक्सटेंड होगी। इसको बाय करके चले, स्टॉप लॉस 157, टारगेट 175। दोनों कॉल 2 से 3 दिन के व्यू से है। ओके, 2 से 3 दिनों के लिए खरीदें स्पार्क और भेल को। ये राय है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की, हमारे वागले साहब की तरफ से दोनों स्टॉक्स पर। 2 स्टॉक है उनकी पिक्स पर, वो भी हम उनसे जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। संदीप वागले साहब, अमरीश बलिगा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा कर रहे थे भेल की। संदीप वागले जी ने कहा कि इसको खरीदना चाहिए और इसका चार्ट देखिए, कल सेकंड हाफ में क्या दमदार तेजी यहां पर देखने को मिली, 6% की रैली। अमरीश जी, कुछ सुना क्या हुआ इसमें? कुछ तो सुना नहीं है, पर मुझे लगता है कि अभी इतना कैश जो चेस कर रहा है फ्यू स्टॉक्स, शायद लोग देख रहे हैं कि जो स्टॉक्स चले नहीं है और पीपल आल्सो लुकिंग फॉर स्टोरीज। जैसे हम लोगों ने देखा है प्राइवेट सेक्टर जो छोटे बैंक्स हैं, वहां पे पीपल आर टॉकिंग ऑफ कंसोलिडेशन। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस होल न्यूज ऑफ कंसोलिडेशन इज कमिंग, क्योंकि इवन इफ समवन स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट इट टुडे, कंसोलिडेशन में टाइम लगेगा। ठीक बात है। पर आई मीन लाइक ऑल दी स्टॉक्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग अबाउट 10-15%। तो मुझे लगता है कि वी आर रीचिंग अ डेंजरस लेवल जहां पे इट्स बेसिकली स्टोरीज आर बीइंग सोल्ड एंड बॉट बाय इन्वेस्टर्स एंड स्पेकुलेटर्स। तो मुझे लगता है कि दिस मार्केट इज बेसिकली मेंट फॉर ट्रेडर्स एंड आई थिंक यू शुड ओनली ट्रेड ऑन टेक्निकल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फंडामेंटल बाय मैं बोलूंगा वेट करना चाहिए। ओके, फंडामेंटली फिलहाल इंतजार करें, जल्दबाजी न करें। लेकिन 2 शेयर्स अमरीश, इन पर आपसे राय लेना चाहता हूं, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि सरकार कह रही है कि जो कुछ भी आसाम और गुजरात सरकार को इनके ड्यूज है 22,000 करोड़ के, बोला आपको चुकाने की जरूरत नहीं है, तो हम देंगे। काफी पॉजिटिव है, काफी पॉजिटिव। कितने चलने चाहिए दोनों शेयर? मुझे लगता है कि ओएनजीसी जैसा स्टॉक कैन एक्चुअली मूव अप अबाउट 8 to 10% from these levels, and we should also realize that ONGC has been one of the underperformers. Last 3-4 महीना छोड़ दे, उसके पहले का यदि देखें लास्ट 1 साल में it's been an underperformer. तो शायद I mean with this thing really out of the way, मुझे लगता है कि इट कैन गो अप। ये जब खबर आई थी तब स्टॉक गिरे भी थे ये दोनों की, इनको रियलिटी भी। चार्ट पर क्या सिचुएशन है वागले साहब? अनिल जी, ओएनजीसी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है। हालांकि लास्ट 3-4 दिन से हल्का सा साइडवेज टू डाउन मैं कहूंगा, लेकिन 190 का जो लेवल है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। तो वो ऑन द डाउन साइड यहाँ से स्प्रिंग जैसे एक्ट होगा और ऑन द अप साइड 210-215 तक का मेरा व्यू है, जो 1 या 2 दिन में आ सकता है। और ऑयल इंडिया? ऑयल उससे भी ज्यादा साइडवेज है और वो मुझे नहीं लगता ये 320-322 के लेवल को ब्रेक करेगा। आई थिंक 327 का क्लोज है कल का। ऑन द अप साइड 338-340 का रेजिस्टेंस है। ओके, चलिए तो इन लेवल्स पर रखे नजर। एक और सरकारी कंपनी का चार्ट भी देखकर बताइए सर, मॉयल, ये कैसा लग रहा है? और हर महीने हम देखते हैं खबर जो आती है और वो ये है कि जो दाम हैं वो उन्होंने बढ़ाए हैं मॉयल के, लेकिन इस बार देखिए क्या खबर आई है, दाम घटाए गए हैं। अब 15 से 20% प्रोडक्ट्स के दाम इन्होंने घटाए हैं। तो काफी समय से दाम बढ़ रहे थे, अब घटने का सिलसिला शुरू हो रहा है। चार्ट में भी क्या थकान दिख रही है आपको? मॉयल का चार्ट कैसा लगता है? हेमंत, बहुत ज्यादा साइडवेज है। अभी मैं इस तीनों में ज्यादा साइडवेज कौन सा है, ऑयल और मॉयल में, तो कंफ्यूजन होगा। लेकिन 347-348 ब्रेक होते हुए नहीं लगता है ऑन द डाउन साइड। 355 का क्लोज है। ऑन द अप साइड 365, सो एक 10-12 रुपए ऊपर या नीचे के रेंज में है। डीएलएफ, ये एक और स्टॉक है, इस पर राय लेना चाहता हूं अमरीश आपसे, क्योंकि आज अगर बोर्ड बैठक की खबर है, बोर्ड बैठक होने वाली है और जो रेंटल आर्म में स्टेक सेल की बात काफी लंबे समय से चल रही थी कि 10,000 करोड़ जुटा सकती है कंपनी, वो होने की बात है। अगर ये होता है तो क्या स्टॉक में यहां से भी बढ़िया अपसाइड बन सकती है? ये तो एक्सपेक्टेड था, बात तो चल रही थी। आई थिंक 10-12,000 करोड़ की बात चल रही है। नाउ इन केस दिस फिगर इज स्लाइटली हायर देन व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग, शायद चल जाए। वी ऑलरेडी सीन द स्टॉक मूविंग फ्रॉम द 115 टू करीब 150 लेवल से गया था। उसके बाद जब ये बात चली नहीं है, पीपल सेड पॉसिबली इट कैन हैपन इन जून जुलाई।
that time we saw that the stock corrected to about 130 and 140. तो मुझे लगता है कि in case this comes out immediately, तो शायद we could see levels of about 155, 158. उससे बहुत ज्यादा ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है. 150 पर तो है ये. हाँ, तो करीब 5% के आसपास 158 जा सकता है, क्योंकि जो भी बोले DLF इज नॉट टू एफोर्डेबल हाउसिंग, और एफोर्डेबल हाउसिंग इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन. और अगर ये डील नहीं आती है, क्योंकि कई बार ऐलान हो चुका है, ये यदि डील आती नहीं और है, केवल यही आता है कि हम इसके ऊपर कामकाज कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, कोई अपडेट आता है, अनाउंसमेंट नहीं आता है, तो क्या होगा? क्योंकि कल देखिए सेकंड हाफ में क्या तेजी बनी है. ये एब्सोल्युटली. तो मुझे लगता है कि इन केस द डील डज नॉट हैपन, गेट्स डिलेड, तो शायद हम लोग देखेंगे 130 और 140 लेवल्स हो सकता है. ओके. और यदि ये डील कैंसिल हो जाता है, बोलते हैं कि डील होने वाला नहीं है, तीसरा ऑप्शन वैसे ये होना मुश्किल है जो आप तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं, तो शायद हम लोग देखेंगे अगेन 120, 125 लेवल्स. चार्ट पर क्या सिचुएशन है? आपने तो आईबुल रेल को आज बाय के तौर पर भी चुना है, और वहां पर भी एक वैसे खबर बता दूं आपको कि उनके एक प्रोजेक्ट को एनओसी भी मिली है, तो इंडियाबुल रियल एस्टेट के लिए पॉजिटिव है, और इसलिए और वो चार्ट्स में दिख भी रहा है. इनफैक्ट डीएलएफ मैंने कल कवर किया था अराउंड 148 लेवल्स में एज अ डे ट्रेड, या कल और 1-2 दिन के लिए. तो मुझे लगता है ये आज 155, 156 तक एक 3-4% की मूव दे सकता है. डीएलएफ हम रियल एस्टेट की हम कल सुबह ही बात कर रहे थे कि ये सेक्टर है जो चल सकता है, और आज आपके चार्ट पर भी संकेत आ रहे. तो आपको दोनों में डीएलएफ आईबुल रियल में आईबुल रियल ज्यादा पसंद है? हाँ, कल लोअर लेवल्स पे मैंने डीएलएफ कवर किया था, ये लेवल पे मुझे आईबुल ज्यादा पसंद है. ओके. क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, ल्यूपिन पर अंडर परफॉर्म की राय के साथ उन्होंने टारगेट दिया है 1350 का. ल्यूपिन के चार्ट भी देखकर बताइए सर, ये कैसे लगते हैं आपको? क्या मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो मतलब ये बाउंस बैक की स्टोरी लगती है मुझे. बॉटम बना है 1440, 1430 के लेवल्स पे, करंटली 1474 है. आई वुड टॉक ऑफ अ मूव टुवर्ड्स 1510, 1520, लेकिन 1-2 दिन में कहना थोड़ा सा मुश्किल है. एक हफ्ता 2 हफ्ते में मुझे लगता है ये 1500 के ऊपर जाना चाहिए, और 1450 के ऊपर जब तक ये स्टॉक रहता है पॉजिटिव होगा. 1450 नहीं तोड़े तब तक डरने की जरूरत नहीं. और 1520 तक ऊपर में मेरा टारगेट होगा. ओके. 1520 का लक्ष्य. हालांकि डाउनग्रेड आया तो देखना होगा आज स्टॉक किस तरह का रिएक्शन देता है, ये इंटरेस्टिंग होगा. ओके. एक और स्टॉक वेदांता है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं अमरीश आपसे. क्रिसिल ने इनकी थोड़ी रेटिंग अपग्रेड की है. वैसे तो ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटीज मजबूत हुई तो उसका फायदा तो मिल रहा है, अब डॉलर इंडेक्स कमजोर हो जाए तो अलग बात है. वेदांता या कोई मेटल स्टॉक आपको पसंद है, खरीदना चाहेंगे? मैं इनफैक्ट रेकमेंड कर रहा था मेटल स्टॉक्स राइट फ्रॉम जुलाई 2015 टू अराउंड बिगिनिंग ऑफ 2016, और काफी स्टॉक्स मल्टी बैगर्स भी हो चुके हैं. एट दीज लेवल्स आई विल नॉट बाय फ्रेश. इनफैक्ट हम लोग प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं. अच्छा, दीपक नाइट्रेट देखा है आपने? ये नहीं, मैंने ट्रैक नहीं किया. ओके. तो आप चार्ट पर देखकर बताइए वागले साहब, ये कैसा लगता है? 150 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं QIP के जरिए, और 104 रुपए का इन्होंने इंडिकेटिव ऑफर प्राइस तय किया है. तो यहां से थोड़ा सा नीचे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है ऊपर में, क्योंकि QIP होने के बाद जनरली हम देखते हैं एक रिलीफ रैली बन जाती है शेयरों में, और कौन से लेवल्स हैं जो नीचे में सपोर्ट का काम कर सकते हैं शेयर के लिए आज? हेमंत, 112, 113 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मुझे नहीं लगता ये स्टॉक उसके ऊपर क्लोज होगा, और क्लोज होगा तो ही नई तेजी की बात कर सकते हैं. ठीक बात है. ऑन द डाउन साइड 102, 103 में भी 100 तक का सपोर्ट है, तो 100, 112 ये रेंज रहेगा. 100 से 112 ये रेंज होनी चाहिए. आज एक और प्राइमरी मार्केट की भी बड़ी इवेंट है अमरीश, और क्योंकि डी मार्ट के IPO को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कहेंगे आप? ये IPO पैसा लगाना चाहिए? और दूसरा बड़ा सवाल उससे ही है, शायद ये आसान सवाल होगा, अलॉटमेंट मिलेगा क्या? अप्लाई तो श्योरली करना चाहिए, और मैं बोलूंगा जिसने भी मेरा एडवाइस लेके अभी कैश में बैठे हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस टू पुट ऑल दैट कैश. परफेक्ट. वाह, वेरी नाइस. मिलेगा अलॉटमेंट ना? यदि उतना डालते हैं तो मिलना तो चाहिए, थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए. कुछ तो मिलेगा. कुछ तो मिलेगा. तो क्या मान रहे हैं आप? 300 रुपए का प्राइस बैंड जो ऊपर ही 299 का 300 रुपए का संदेश रखा गया है, तो 200 रुपए बढ़ेंगे लिस्टिंग पे? 150 रुपए तो मिनिमम बढ़ना चाहिए. 300 वाला 500 होने की गुंजाइश है? पॉसिबल है, एब्सोल्युटली. चलिए, तो शेयर शायद कम मिले, लेकिन पैसा बनने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है. कोई लिस्टेड स्टॉक आज भी क्या चल सकता है? कल आप शायद फ्यूचर रिटेल पर सबसे ज्यादा बुलिश थे. हमने देखा मॉर्गन स्टैनली ने एक बड़ा इनिशिएट का कवरेज दिया, ऊपर का टारगेट दिया. कोई स्टॉक इस स्पेस में जो आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा?
हेमंत, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, मतलब पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पर बाय करने का ऐसा कोई संकेत नहीं है। इंट्राडे का व्यू होगा वो बात अलग है। फ्यूचर रिटेल कल ऊपर में जिस तरह से सेलिंग आई 271 हाई बना के क्लोज इज समवेयर अराउंड 250, तो उसमें उस लिहाज से मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव फिलहाल नहीं हूं। मैं प्रेफर करूंगा कि वेट करें। ओके, IFCI की चार्ट देखिए, क्या ये एक शॉर्ट कैंडिडेट हो सकता है वागले साहब? क्योंकि इकरा ने इनकी कुछ डेट प्रोडक्ट्स की रेटिंग को कम किया है, तो सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़ी नेगेटिव खबर है। मैं इसलिए भी पूछूंगा, इनके अगर कहीं आपको लग रहा हो थोड़े थकावट के संकेत हो चार्ट पर, तो शॉर्ट किया जाए। अनिल जी, 28 जब तक ये ब्रेक नहीं करता है मैं बेरिश नहीं बनूंगा, क्योंकि एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट है। हाँ, हालांकि ऊपर में 30 क्रॉस होते हुए भी मुझे नहीं लगता, तो मैं बुलिश तो इसमें नहीं हूं, बट बेरिश भी नहीं हूं। अच्छा, प्रोविडेंस में कल देखिए ब्लॉक डील हो गई। प्रोविडेंस ने आइडिया में अपनी बची हुई 3.5% हिस्सेदारी बेची और उसके बाद शेयर में क्या रिकवरी देखने को मिली। निचले स्तरों से देखिए, जहां खुला वहीं बॉटम बनाया, दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर बंद हुआ। आइडिया आज किस तरह से ट्रेड करेंगे आप? आई थिंक हेमंत, हम कल मॉर्निंग में बात कर रहे थे, आप ही ने इसको स्पॉट किया था 111-12 में, और मेरा व्यू था 115-116 तक जाएगा। आई थिंक वो गया है। लेकिन ये लेवल पे मैं ये नहीं कहूंगा कि 120-122 जाएगा। 116-118 ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। 122 अगर क्रॉस करके निकलता है, फिर 130-132 के एक नए टारगेट के खुलेंगे, तो फिर फ्रेश तेजी करनी चाहिए। अभी अब होगा क्या? देखिए, प्रोविडेंस ने तो स्टेक बेच दिया, राइट। अब सबकी निगाहें टिकी रहने वाली है वोडाफोन के साथ डील क्या होती है, जो कि होगी, और अब लगता है कि जल्द हो सकती है। आपका व्यू क्या है आइडिया के ऊपर, ये बताइए। नहीं, केवल आइडिया के ऊपर नहीं, इनफैक्ट आइडिया ऑलरेडी चल चुका है, तो यहाँ से अपसाइड तो मुझे लिमिटेड लग रहा है। ओके, पर ओवरऑल टेलीकॉम स्पेस पे जो टैरिफ वॉर्स हैं वो तो चलने वाले हैं, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो क्लियरली मार्जिन प्रेशर तो रहेंगे। तो जो ऑलरेडी चल चुके हैं, इवन भारती विच आर रेकमेंडेड एट अबाउट 300-305 लेवल्स, मुझे लगता है कि इस लेवल पे अभी एक बार बेच देना चाहिए, क्योंकि 20% ऑलरेडी चल चुका है। तो यहाँ से भी मुझे बहुत ज्यादा अपसाइड लगता नहीं है, बिकॉज इफ वन गोज बाय द फंडामेंटल्स, द रिजल्ट एटलीस्ट सही समय पे भारती में एंट्री भी बताई। एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि जो रिजल्ट्स आने वाले नेक्स्ट 2 और 3 क्वार्टर्स विल बी डिफिकल्ट। तो बेस्ड ऑन दैट मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा अपसाइड हो सकता है। And especially if you're talking of tariff wars, I'll just give you one example. I mean, the dongle which I'm using, I'm using about 5 or 6 GB at about 1,000 rupees. और जो Jio आज दे रहा है, I think they're giving about 28 GB for 300 rupees from April. And I mean, once that comes and people start shifting, so surely the other players will also start reducing. Already we have seen एयरटेल ने रिड्यूस किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो टैरिफ वॉर्स के कारण जो मार्जिन्स डिप्लीट होने वाले हैं, काफी होगा ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स। ओके, तो अब इन तमाम टेलीकॉम शेयरों में मुनाफा वसूली करने का वक्त है, ये मानना है अमरीश का, और देखते हैं इन शेयरों में किस तरह का रुझान बनता है। लेकिन इस बीच एसजीएक्स निफ्टी मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिखा है, 10 अंक ऊपर है, और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और इस ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हम लेकर आएंगे आपके लिए कुछ और एक्सपर्ट्स की बेहतरीन पिक्स, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने वाले हैं प्रिसीजन टेक्निकल्स के किरण जाधव इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे साथ संदीप वागले साहब, अमरीश बलिगा जी तो बने हुए थे ही, और अब एफएनओ पर सलाह देने के लिए वे टू वेल्थ के आदित्य अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं। किरण जाधव जी भी पुणे से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। आदित्य, बताइए सबसे पहले निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी पर क्या व्यू बन रहा है? मॉर्निंग। वेल, यहाँ से हमको मार्केट देखें तो हमको लगता है कि मार्केट काफी एक रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। ऊपरी स्तर पे 9,000-9,020 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर हम ऑप्शंस का डेटा देखें तो उसको भी देख के लगता है कि 9,000 का लेवल तोड़ना निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। 9,000 के कॉल पे काफी एग्रेसिव राइटिंग देखने को मिल रही है, जिसके चलते हमको लगता है कि यहाँ से 9,000 के अगर निफ्टी आता भी है, यहाँ से कोई पुल बैक देखने को मिलता है तो उसे ऐसा प्रॉफिट बुकिंग यूज करना चाहिए। बट इसी के साथ हमको नीचे में भी बहुत बड़ा करेक्शन कुछ नहीं लगता। 8800, 8750 निफ्टी आता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो ओवरऑल मार्केट इज बाइंग ऑन डिप्स काइंड ऑफ मार्केट राइट नाउ। बट अभी इस लेवल से देखें तो हमको लगता है कि यहां से निफ्टी में एक थोड़ा सा एक नेगेटिव रुझान हो सकता है। निफ्टी 8930 के आसपास आता है तो वहां पे वापस निफ्टी को बेच के चल सकते हैं। हमारा नीचे में टारगेट रहेगा 8850 का, ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा 8980 का। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा कमजोरी का माहौल है, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं।
8,850 ये है लेवल नीचे का जिसके लिए शॉर्ट करना चाहते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है 8,980 के आसपास का। आदित्य की राय। किरण आप बताइए आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स कौन सी हैं आज की? पहला तो रहेगा कावेरी सीड, जहां मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मूव देखने को मिली थी कल। ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी बहुत 14% राइज इन ओपन इंटरेस्ट एडिशन थे, और उसी के साथ अगर डिलीवरी परसेंटेज की देखें तो वो भी डिलीवरी परसेंटेज काफी अच्छा था। तो ये सब मिला के अगर देखते हैं और चार्ट पैटर्न देखते हैं तो मुझे लगता है कि इधर से और बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। स्टॉप लॉस 484 रहेगा और आज के लिए टारगेट 530 के रहने चाहिए। दूसरा स्टॉक होगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में मुझे 85 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की सलाह होगी। टारगेट 95 से लेकर 100 रुपए तक होंगे। फर्स्ट टारगेट 95 होगा, और अगर एक हफ्ते के अगर व्यू लेते हैं तो 100 के टारगेट भी आपको देखने को मिल जाने चाहिए। इधर भी ओपन इंटरेस्ट एडिशन अच्छा है। ऑप्शन चेन डेटा अगर देखते हैं तो 100 के कॉल में बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है, तो इसीलिए मेरा टारगेट अगले हफ्ते तक 100 रुपए के होंगे। और डिलीवरी परसेंटेज भी देखा जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये सारे मिला के ये दो काउंटर्स है जो कि डेरिवेटिव सेगमेंट में वो अच्छा है। कैश सेगमेंट में भी मैं दो कॉल देना चाहता हूँ। इंडियन होटल्स, जहां पे स्टॉप लॉस रहेगा 112 का और 132.50 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। और दूसरा होगा जीएसएफसी, जहां पे 117 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट 128 के रखने चाहिए। बिल्कुल, आप देखिए ये चार बेहतरीन आइडियाज, और फेडरल बैंक क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। इंडियन होटल सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा आज भी। जीएसएफसी और कावेरी सीड्स पर रखिए नजर। वागले साहब, आपने स्पार्क और भेल पर तो राय दी तेजी करने की। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अपने लेवल्स बताइए, आप यहां पर भी बुलिश हैं और एक सेल साइड का आइडिया भी आपके पास। हेमंत, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट तो मुझे लगता है आज मोमेंटम दिखता है उसमें। ये 78 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 86। 2 से 3 दिन का व्यू है। और बीपीसीएल में मैं सेल करके जाना चाहूंगा। इनफैक्ट कल मॉर्निंग अनिल जी ने बात की थी एचपीसीएल में, तो मेरे रडार में तभी आया नहीं था, बट जिस तरह से क्लोज हुआ, दोनों एचपीसीएल बीपीसीएल स्विंग लो ब्रेक किए हैं, तो मुझे लगता है और थोड़ा डाउनसाइड है इसमें। तो 682 के स्टॉप लॉस से बेचे फॉर अ टारगेट ऑफ 646। बिल्कुल, तो कल एचपी बीपी दोनों तेजी से गिरे, और वहां पर बिकवाली की राय कल डीएलएफ आईबुल रियल तेजी से बढ़े, तो आईबुल रियल पसंद किया है यहां पर वागले सामने। यहां आप मौके ढूंढ सकते हैं। पूछते हैं टॉप ट्रेडिंग पिक्स आदित्य को भी। आदित्य बताइए आपकी लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं? मेरा पहला पिक रहेगा बाय कॉल इन अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में देखें तो लास्ट वीक एक अच्छा ब्रेकआउट आया था 1280 के ऊपर। उसके बाद स्टॉक में हमने मंडे के सेशन में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा था। कल लोअर लेवल्स में अपोलो हॉस्पिटल ने 1280-85 का लेवल टेस्ट किया, वहां से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। तो यहां से हमको लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल में जो नीचे से एक रैली शुरू हुई थी वापस वो कंटिन्यू रहेगी। ऊपर में 1360 तक के लेवल टेस्ट कर सकता है। इसके अंदर 1280 के स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। दूसरा बाय कॉल रहेगा हेवल्स में। हेवल्स में हमने काफी बड़ी रैली देखी थी पिछले 2-3 महीनों में। उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला। 450 से स्टॉक 400-395 तक आया, जो कि अच्छा सपोर्ट लेवल था। और कल वहां से हमने काफी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी थी निचले लेवल से हेवल्स के अंदर। तो यहां से हमको लगता है कि हेवल्स शॉर्ट टर्म में एक अच्छा पुल बैक दिखा सकता है, और 425 तक के लेवल अगले कुछ दिनों में दिखा सकता है। इसके लिए एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं करंट लेवल से विद स्टॉप लॉस ऑफ 396। एक सेल कॉल रहेगा एसीसी में। सीमेंट सेक्टर में देखें तो ऊपरी स्तर से अब काफी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो यहां से सिमिलरली एसीसी में देखें तो एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा 1400-1402 के नीचे। उसके नीचे हमको लगता है कि स्टॉक 1365-1360 तक के लेवल दिखा सकता है। तो मेरी सलाह रहेगी एसीसी फ्यूचर्स को बेच के चलिए 1402 के नीचे विद टारगेट ऑफ 1365, और इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 1430 का। तो एसीसी बेचें, अपोलो हॉस्पिटल हेवल्स खरीदें, ये राय आदित्य की तरफ से निकल कर आ रही है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं आज ऑटो कंपनियां किस तरह से पेश करेंगी अपनी फरवरी के बिक्री के आंकड़े, या इस पर हमारी आज नजर दिन भर बनी रहने वाली है। वागले साहब, बलीगा साहब, आदित्य अग्रवाल साहब और किरण यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल, आपका अपना सीएनबीसी आवाज। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त आदित्य अग्रवाल, किरण यादव, अम्बरीश बलिगा और साथ ही संदीप वागले साहब भी। और आज पहली तारीख है, और पहली तारीख को जो सबसे बड़े आंकड़ों का इंतजार रहता है वो ऑटो कंपनियों की बिक्री के आंकड़े। कुछ आज देंगी, कुछ कल देंगी। इस बार कहां अच्छी बिक्री होने के आसार है, किन शेयरों पर एक्शन हो सकता है? अम्बरीश बताएं, आपका क्या है? मैं तो बोलूंगा कि जो टू व्हीलर स्टॉक्स हैं वो काफी करेक्ट कर चुके हैं, और एक्सपेक्टेशन ऑफ स्लाइटली पुअरर नंबर्स
पर यदि वहां पे नंबर्स अच्छे आते हैं और मुझे तो लगता है कि वन कुड लुक एट बाइंग दिस एटलीस्ट फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एट स्लाइटली लोअर लेवल्स। अच्छा, चार्ट्स पर आइशर मोटर बताइए, क्योंकि देखिए रॉयल एनफील्ड की बिक्री के आंकड़े तो हमने देखा डिमोनेटाइजेशन के समय भी बहुत ही बेहतरीन आए, और टीवीएस मोटर भी बताइए, इस शेयर ने भी काफी अच्छा नीचे से प्रदर्शन दिखाया है। टू व्हीलर्स में ये दोनों चार्ट्स कैसे लगते हैं? हालांकि आइशर मोटर पूरा टू व्हीलर नहीं है, लेकिन आजकल टू व्हीलर के अच्छे आंकड़ों के दम पर चलता मजबूत है। हेमंत, आइशर मोटर्स में फिलहाल वो मोमेंटम नहीं है जो आई थिंक हम पहले बात करते थे। मतलब हमने 24,000 में बात की थी, 26,000 की मैंने बात की थी, 25,500 600 तक जाके वो फिजल आउट हो गया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहां से 21,000 आएगा, बट एक 3-4% करेक्टिव मूव आ सकता है। अगर इसको लेना है तो 23, 22,800 ये सही लेवल होगा, और ऑन द अपसाइड अगेन 25,000 25,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा, जो मुझे इतने जल्दी क्रॉस होते हुए नहीं लगता है। टीवीएस मोटर की बात करें तो कल थोड़ा सा वीकनेस या करेक्शन इंट्राडे देखने को मिला है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि ये 415 के नीचे जाना नहीं चाहिए। 428 का बंद है, तो नियर 420 में अभी भी लेने की अपॉर्चुनिटी, बाय करने की अपॉर्चुनिटी एज ए ट्रेडर देखूंगा, और 440 445 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट। अशोक लेलैंड भी बता दीजिए वो कैसा लगता है, क्योंकि ये कंपनी भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रही है, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स को, काफी लोगों को ये पसंद आ रही है। क्या ये बढ़ सकता है? हेमंत, बढ़ तो सकता है, लेकिन एज अ ट्रेड 96-98 में कैप है अगर आप अगले कुछ दिनों की बात करें, और जैसे ही उसके ऊपर 100 के ऊपर निकल जाएगा ये 115-120 तक बहुत जल्द जा सकता है। सो 90 to 120 ये इसका रेंज है। ओके, तो ये राय है आपके लिए ऑटो स्टॉक्स पर चार्ट्स के लिहाज से वागले साहब की। खरीदना है तो टीवीएस मोटर ही खरीदें। लेंगे एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। देखिए एसजीएक्स निफ्टी धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, 13 अंकों के फायदे के साथ अब कारोबार होता हुआ दिख रहा है एसजीएक्स में। एशियाई बाजारों में हरे निशान के साथ कारोबार है, हांगकांग जरूर 15 अंक ऊपर है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर चुस्त दुरुस्त है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है 101.50 से 131 के आसपास, ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। ट्रंप साहब की स्पीच के बाद अभी तक कहीं कोई खास डिस्टर्बेंस के संकेत है नहीं। तो लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत और साथ ही कंटिन्यूस ट्रेडिंग सेशन हमारे चारों एक्सपर्ट के साथ। इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़ेगा हमारे साथ पहला स्टोर।